नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में कई पार्टियों के नेता दूसरे दलों में शामिल होने का भी मन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी के कई बागी विधायकों ने लखनऊ के एसपी मुख्यालय पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बीएसपी के बागी विधायकों के विधानसभा चुनाव से पहले एसपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दोपहर करीब 11 बजे बीएसपी के 9 बागी विधायक अखिलेश यादव से मिले। अखिलेश यादव से एसपी कार्यालय पर मुलाकात कर लंबी बातचीत करने वाले इन बागी विधायकों की लिस्ट में असलम रायनी, असलम अली चौधरी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बेंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह शामिल है। हालांकि श्रावस्ती से बागी विधायक असलम रायनी की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी से मिलने की बातें सामने आ रही है। असलम रायनी का कहना है बीएसपी के सभी बागी विधायक मिलकर एक अलग से पार्टी बनाएंगे। हालांकि इन विधायकों की संख्या फिलहाल 11 है, सिर्फ एक और विधायक की दरकार है और इसी एक और विधायक की कमी के चलते दल नहीं बन पा रहा है। एक अन्य विधायक के शामिल होने के बाद नई पार्टी बना ली जाएगी। वहीं सामने आ रहे बयानों के मुताबिक बीएसपी के बागी विधायकों की पार्टी के मुखिया लालजी वर्मा होंगे या फिर रामचंद्र राजभर होंगे, जो कि नई पार्टी का नामकरण भी करेंगे, नेतृत्व भी करेंगे। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ। हमारे और भी साथी वो मिलने गए थे। अब मैं तो लोक भवन में 10 बजे से यहाँ हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित विधायकों की संख्या वो 11 हो गई है। नियमानुसार यदि हमारे पास एक विधायक इस महीने में और मिल जाते हैं तो हम लोग एक दल बनाने का प्रयास करेंगे कि एक तो ये कि हम लोग विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को मानते हैं, जिसकी संख्या आज 11 है और उधर उनकी संख्या केवल 6 है, तो उनमें वहाँ पर विधानमंडल दल किसी और को बनाया गया है। एक पॉइंट पर और डिस्कस होना है कि हमारे जो दो दल का जो 12 लोग हो जाएंगे तो क्या उसकी वो मान्यता देंगे या नहीं देंगे, और नियमानुसार 12 हो जाने पर वो हमको मान्यता देना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन बुआ के बागी क्या आएंगे बबुआ के साथ? जी हाँ, बीएसपी के बागी विधायक क्या अब समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के साथ हो लेंगे? सबसे बड़ा सवाल। 2022 का टारगेट, क्या बागियों का मिशन हो चुका है सेट? जी हाँ, जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है 2022 का टारगेट, क्या बागियों का मिशन सेट? बीएसपी के बागी सपा में आएंगे या नया दल बनाएंगे? ये अभी सवाल बरकरार है, क्योंकि एक विधायक उन्हें मिल नहीं पा रहा है। जैसे ही संख्या 12 हो जाएगी, कहा जा रहा था कि नए दल को बना लिया जाएगा, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। हाथी के साथी क्या करेंगे साइकिल की सवारी? ये भी बड़ा सवाल। माया का बिखरता कुनबा और अखिलेश का मजबूत होता रुतबा। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दरअसल जिस तरह से बसपा से तमाम बड़े नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है, ऐसे में क्या इसका फायदा सपा उठाएगी? और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता जेपी पांडे जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी सर। कांग्रेस नेता अनुज आत्रे हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा गौतम राणे दलित चिंतक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आज आपके साथ करना चाहूंगी। मायावती का बिखरता कुनबा और अखिलेश यादव का बढ़ता रुतबा, आज खुश तो बहुत होंगे आप, जिस तरह के संकेत, जिस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली, क्या कहेंगे सर? नहीं, अब तस्वीरों का तो हमें नहीं पता, और जहां तक बात खुशी की है तो समाजवादी पार्टी चूंकि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है, इसलिए सदैव खुश रहती है, क्योंकि हम सत्ता लोलुप लोग तो है नहीं।
अगर होते तो 2017 में अपने पार्टी के अंदर शुचिता का यज्ञ नहीं किया होता। अब बात इस बात की रह गई कि अगर कहीं बगावत हो रही है, कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई कोई पार्टी अपने विधायकों पर कर रही है, तो ये उसके अंदर का मामला है, इससे समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना। बात रह गई इस बात की कि वो विधायक आकर के हमारी पार्टी में मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं, वो उनकी सोच है। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हम 2022 के चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन भी करेंगे, सीटों का तालमेल भी करेंगे, और अगर सरकार बनती है तो उनको सम्मानजनक उसमें पद भी मिलेगा, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा इस प्रदेश की समृद्धि के लिए, और उस पर हमको चलना है। दूसरी पार्टी में जो नाखुश नेता है आपकी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, आपकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए खुशी की ही बात हुई ना, आप लोगों की पार्टी के लिए मजबूती की ही बात हुई ना। देखिए, मजबूती की बात हुई। लोकतंत्र में जब हम जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता की सेवा के भाव के लिए जाते हैं, तो व्यक्तिगत तो कुछ होता ही नहीं कि हम खुश हों या दुखी हों। हम जीतेंगे तो भी अपने जनता के लिए काम करेंगे, और हारेंगे तो जनता ने हम पर ना विश्वास व्यक्त करके अपनी सेवा का माध्यम किसी को और को चुना। इसमें कोई खेत-मेड़ की लड़ाई नहीं। दूसरी बात, हम निश्चित रूप से कहते हैं कि उन सभी लोगों के लिए समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है जो हमारे पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते हैं, जो हमारी पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हैं, जो हमारी पार्टी के नेता में आस्था रखते हैं, और जो बिला शर्त इस पार्टी में जन भावना, जन सेवा के लिए आना चाहते हैं, बिला शर्त उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। लेकिन हमारी पार्टी अब कैडर बेस्ड पार्टी है, वो शुरू से रही है, और हमारे पास ना नेता की कमी है, ना हमारे पास कार्यकर्ता की कमी है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ चल करके बेहतर प्रदेश के लिए काम कर सकते हैं, हमारी नीति और हमारे नेता हमारी पार्टी की विचारधारा में अगर वो आस्था रखता है तो उसका वेलकम। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जेपी पांडे हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, बसपा से तो टूटकर सपा में शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन संकेत कुछ इस तरह के भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि बड़े जहाज से भी बहुत सारे लोग सपा को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति कहीं जाए वो उस दल का आंतरिक मसला है। अब संकेत तो मीडिया, मतलब भारत में लोकतंत्र है, मीडिया कुछ भी अंदाजा लगा सकता है, र्यूमर फैला सकता है, वो भी आपको अधिकार है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो ये फिलहाल आग लगी होती तो वहीं से उठता है, और अखिलेश जी जिस तरह सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, इसलिए आपसे सवाल किया हमारे। अब देखिए, वो तो बहुत दिन से लगती है, लेकिन भाजपा का अगर इतिहास आप देखेंगी तो जब से जनसंघ रहा है, भाजपा एक अनुशासित कैडर बेस, हमें लगता है कपीस भाई कुछ शब्द भूल गए थे, कैडर इस देश में दो ही पार्टियों के पास है, या तो कम्युनिस्ट हमारे वैचारिक विरोधी हैं उनके पास है, वरना फिर भाजपा के पास है, और कैडर बेस नहीं। हाँ, मास लीडर इनके रहे हैं, जैसे मुलायम सिंह, आदरणीय मुलायम सिंह मास लीडर थे, कांग्रेस के पास बहुत बड़े बड़े मास लीडर थे, वो मास लीडर ओरिएंटेड पार्टी रही है, लेकिन कैडर उनके पास है, उनका अपना संगठन है, तो ये तो हास्यास्पद बात है। दूसरी बात यह है कि बसपा के जो लोग गए हैं शिल्पा जी, ये निश्चित रूप से अखिलेश जी की एक अदूरदर्शिता है, चूंकि इसके पहले बुआ जी को जिस तरह सम्मान दिए थे, वो सार्वजनिक रूप से पैर छू के गेस्ट हाउस कांड का जख्म भरने का प्रयास किए थे। अगर वो सबको साथ लेके भाजपा के बरक्स खड़ा होना चाहते हैं, जबकि 2017 में वो राहुल गांधी जी के साथ, फिर बुआ के साथ मिलके हमसे लड़के खामियाजा देख चुके हैं, फिर भी सत्ता उनको कोई सरकार नहीं गठित करनी है, अभी उनको हमारे बरक्स मजबूती लानी चाहिए। और वो जिस तरह से चिढ़ा रहे हैं, चूंकि बसपा का मतलब होता है दलित चेतना को संगठित करने वाले काशीराम जी का राजनीतिक दल, देश के दलित आज भी उनसे जुड़े हुए हैं, और इससे दलितों को चिढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से अखिलेश जी राजनीतिक रूप से अदूरदर्शिता का काम कर रहे हैं, ये तो हमारे हित की बात है। ये बताइए ना, आपकी पार्टी से भी सदस्य टूटने वाले हैं, कुछ नेता टूटने वाले हैं, लंदन खाने खिचड़ी पक रही है, इस पर क्या कहेंगे? अरे अब पहले होने हमको पहले बताया कि हमारी पार्टी से कभी भी टूट फूट नहीं होती है। हमारी पार्टी में मतलब जो भी सदस्य है वो निश्चित रूप से वैचारिक
रूप से निष्ठा रखता है, वो एक दल के लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए नहीं करता कि शिवपाल जी के अलग हैं, अखिलेश जी के अलग हैं। तोड़फोड़ करते हैं, इनके हम किसी व्यक्ति के लिए काम ही नहीं करते हैं। इनके यहाँ तोड़फोड़ होती है, करते हैं। तोड़फोड़ नहीं होती है। हाँ, हम दरवाजा खुला रखते हैं, आप स्वतः आइए, तोड़फोड़ आप करते अगर आ हैं, जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में आस्था रखते हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि आपके पांडे जी, स्वागत नहीं होती है। पांडे जी, ये जो आप बड़ा दावा कर रहे हैं यहाँ पर, बंगाल में फिर क्या हुआ था? बंगाल से फिर आपके नेता क्यों आपको छोड़कर गए? एडीआर रिपोर्ट पढ़े हैं सर? बंगाल तो अभी ताजा का उदाहरण है ना, ज्यादा दिन तो हुए नहीं कि आप भूल गए होंगे। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बंगाल अगर आप पूरा भारत का इतिहास शुरू से भी देखिए तो हिंदी बंगाल की बीजेपी अलग है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी अलग है, भी बता रहा हूँ, विचारधारा अलग तमिलनाडु और बंगाल। सुनिए, हाँ। मुझे 1 मिनट, हाँ, बोलिए, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु और बंगाल में किसी भी हिंदी बहुमत या हिंदी प्रभुत्व वाले राजनीतिक दल का वहां वजूद बहुत मुश्किल होता है। और जाहिर है कि हमने संघर्ष करके जो भी स्थिति लाई है उसमें कुछ नए लोग हमारी पार्टी में आए थे, लेकिन फिर भी हमारा कैडर बढ़ा है। उससे आप हमारे मूल दल के अनुशासन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती हैं। बंगाल और तमिलनाडु को समग्रता से देखने की जरूरत होती है। उससे आप भाजपा के कैडर और ये कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है पांडे साहब? ये कहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी फिराक में बैठे रहे और अंदर खाने आपके साथ फेल हो जाए? हमारा तो सर्वोच्च नेता इतना विनीत है, आदरणीय मोदी जी जब भी मंच पे आते हैं तब भी वो जाहिर है कि उतना विनीत तो किसी दल का नेता ही नहीं है। तो हम में अहंकार कहां से आएगा? अहंकार तो कुछ शहजादों में आता है जो सत्ता या राजनीतिक दल का नेतृत्व विरासत में प्राप्त किए हैं। हमारे पास जो भी नेता है वो पिछड़ा है, दलित है, और जाहिर है कि वो हाशिए पे लोग सुन लेते हैं। आप दोनों को मौका दिया, अनुज यात्रा से भी पूछ लेते हैं। अनुज जी बोलिए। देखिए, ये जो आज प्रकरण हुआ है कि बीएसपी के 9 विधायक अखिलेश यादव जी से जाके मुलाकात की है, मुझे लगता है कि अब ये चुनाव का एक चलन शुरुआत हो गया है। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश चुनाव के महाने पे है और चुनाव के समय में, और ये जो विधायक है तो वो विधायक हैं जो बीएसपी ने इनको पहले ही इन बीते 4 वर्षों में कहीं ना कहीं पार्टी से निष्कासित कर रखा था। ये पार्टी से संबंधित विधायक नहीं कहलाए जा सकते क्योंकि अब तो ये निर्दलीय विधायक हो गए हैं। तो बीएसपी के विधायक मुझे नहीं लगता कहलाए जाएंगे कि बीएसपी में से टूट करके गए। लेकिन ये है कि देखिए, जो भी नेता है चुनाव जीते हुए हैं वो फिलहाल अभी और 6 महीने के लिए आने वाले उनके लिए भी पूरा विधायक हैं और हर नेता हर कार्यकर्ता राजनीति में स्वतंत्र है। आज वर्तमान की जो लोकतंत्र की परिस्थितियां हैं, जिसमें खासतौर से जब से ये बीते 7 वर्षों में मोदी जी का और अमित शाह जी का जो इसमें अवतरण हुआ है राष्ट्रीय राजनीति में, तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा एक कॉमन प्रक्रिया हो गई। कोई बहुत ज्यादा असाधारण बातें नहीं रहेगी कि राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करना, इधर के नेताओं को उधर लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस देश की सबसे बड़ी पार्टी दावा करती है और दावा में उनमें सबसे बड़ा ये है कि वो पार्टी जो सपना देखा करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन आज कांग्रेस युक्त भाजपा हुई पड़ी है। तमाम कांग्रेस के लीडर्स को इन्होंने अपने में शामिल किया है। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो यही समाजवादी पार्टी, बीएसपी के पार्टी जो नेता निकले हुए थे या जो नेताओं को तोड़-फोड़ करके वो अपनी पार्टी में शामिल करके लाए, तो ये एक लेकिन अगर तैयारियों की बात कर लें इलेक्शन 2022 के मद्देनजर अनुज यात्रा साहब, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से कई कदम आगे नजर आ रही है इस समय भी। आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है 2022 के मद्देनजर? क्या अभी भी आप किसी बात के इंतजार में बैठे हुए हैं? सर, ये जो तमाम गुवाहाटी हो रही है, जो हमारे आसपास ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए, उसे तो यही देखने को मिल रहा है, यही कहा जा सकता है। मैं जवाब देता हूँ शिल्पा जी। आपका नजरिया हो सकता है, ये आपका नजरिया हो सकता है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस समय ज्यादा दिख रही, कांग्रेस नहीं दिख रही, जबकि हकीकत ये है कि बीते 1.25 साल से जब से देश में खासतौर से कोरोना महामारी के समय जब सारे नेता और सारे राजनीतिक दल अपने घर में अपने जान की बचाने के लिए, अपनी प्राण बचाने के लिए अपने घरों में बैठे थे, तो चाहे पूरा देश हो और विशेषकर उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता ही हैं जिन लोगों ने जनता की सेवा की। वही नेता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं जो तमाम 2.5 करोड़ प्रवासी मजदूर जब पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में दर-दर की ठोकरें खाते हुए आए थे, तो उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये कांग्रेस के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, जिन्होंने तमाम तरह की व्यवस्थाएं कराई और जमीन से लेकर के और तमाम सदनों तक गरीब आदमी की आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।
तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपना नजरिया और अपना देखने का चश्मा दुरुस्त करना पड़ेगा कि कांग्रेस की कार्यप्रणाली अगर इस समय सबसे ज्यादा कोई कर रहा है वो तो जनता पर छोड़ देते हैं, जनता इसका फैसला करेगी, हम कौन है फैसला करने वाले। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। गौतम राणे हमारे साथ दलित चिंतक, वो भी बने हुए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर देवराज सिंह हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, मौजूद है। आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले गौतम राणे, दलित चिंतक के रूप में आप यहाँ पक्ष रखने के लिए बैठे हुए, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी। बीएसपी दलितों की पार्टी कही जाती है, लेकिन आज की तारीख में उसी पार्टी से उसी के नेता मोहभंग होते हुए बाहर जा रहे हैं, दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। यहां तक कि 11 विधायकों का बस इंतजार है, अपना अलग दल तक वो बना लेंगे। आपका चिंतन इस पर क्या कहता है? देवराज से बड़ी गंभीरता से बात करने, बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है इस बात को कि सबसे पहले तो बीएसपी माननीय कांशीराम जी ने बनाया था, जिसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी, तो वो दलितों की पार्टी नहीं। हाँ, इधर कुछ परिवर्तन हो गया है। आवाज आ रही है आपको? बोलिए सर, बोलिए जी। इधर कुछ परिवर्तन हो गया, उस बीएसपी का फुल फॉर्म बदल गया है। वो जो बहुजन समाज पार्टी था, हाँ। अब वो बहन जी संपत्ति परियोजना हो गया, उसका फुल फॉर्म बदल गया बीएसपी। और जब इसमें न कार्यकर्ता हैं न समर्थक हैं, सिर्फ ले दे करके वसूली अमीन है। जैसे तहसील में आपने देखा होगा कि वसूली अमीन होते हैं, तो उसी तरह वसूली अमीन होते हैं। और जो वसूली अमीन अपने दिए गए टारगेट में पिछड़ जाता है, तो उसे उससे दल से बाहर कर दिया जाता है, बहन जी संपत्ति परियोजना से बाहर कर दिया जाता है। और बात तो उठनी ये चाहिए कि लोकतंत्र में जो ये खेल हो रहा वो नहीं होना चाहिए। अभी कोई सज्जन कह रहे थे हमारी बीएसपी ने दलितों का मात्र इस्तेमाल किया है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया, उनको बेचा है बड़े पैमाने पर, अपने संपत्ति के लिए बेचा। जब संपत्ति परियोजना है तो अगर वोटर को, जैसे कोई सामान आप बेचे तो आप विक्रेता कहे जाएंगे। अगर वोटर को सिर्फ किसी को इसलिए टिकट दे दीजिए, कितना वोट हमारे हैं और इतने वोट की कीमत आप दे दीजिए, आप जाइए चुनाव लड़िए, तो उसको विक्रेता ही कहा जाता है। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। वो दलितों की पार्टी नहीं रह गई है। हाँ, ये सच है कि अभी कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो ये कहेंगे कि मोदी का कुत्ता तो कुत्ता है लेकिन माया का कुत्ता टॉमी है, तो हो सकता है उनका भी भ्रम टूटेगा। और इसमें अभी वही नहीं निकालेगा। अभी 2-3 लोग और भी लाइन में लगे हैं जिनका वसूली टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। डॉक्टर बलिराम है, सुखदेव राजभर जी जैसे लोग हैं, ये भी अभी टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं, तो निकाले जाएंगे। वहां नए लोगों को इसीलिए भर्ती किया जाता है कि जोशो खरोश के साथ वसूली किया जाए, और जो बड़े वसूली में अव्वल रहता है। अच्छा, ऐसे में गौतम जी, इन बागी विधायकों के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें दलितों की चिंता जिस वजह से इन्होंने फैसला लिया, या अपनी ज्यादा चिंता? नहीं, देखिए, इनको बेहतर तरीके से, ये न कभी नेता थे न कभी कार्यकर्ता थे, विधायक हो गए थे क्योंकि इनको खरीदारी करने आती थी। लोकतंत्र की हत्या करके, टिकट खरीद करके, कुछ अपने जाति बिरादरी के लोगों को वोट लेकर के ये विधायक बने थे। न इन्होंने कभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया था, और न ही पार्टियों के इनके, अगर ये कहा जाए कि तमीज है कि किस तरह से पार्टियों में लोकतंत्र होता है। जब ये दूसरे को दुआई देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो सबसे पहले अपनी पार्टी में तो लोकतंत्र लाइए। ठीक है, जब यहाँ तो इनको अगर ये कहा जाए, ये अपॉर्चुनिटीज लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं, अवसर की तलाश में भटकते रहते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि जी, आप आज के इस पूरे घटनाक्रम को, इन बागी तेवरों को, इन बागी विधायकों को किस तरह से देख रही हैं? ये पॉलिटिकल अवसरवादिता से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि जब हम आ रहे थे, थोड़ा विलंब हुआ हमको, तो कौन मित्र कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं है कि अचानक 11 लोग पार्टी से अलग किए गए हों बहुजन समाज पार्टी से। ये पिछले पूरे 4 साल के कार्यकाल जो हो चुका है विधानसभा का, उसके दौरान समय समय पर विभिन्न वजहों से पार्टी से जिनको बाहर का रास्ता मायावती जी ने दिखाया था, अब क्योंकि यूपी विधानसभा इलेक्शन बहुत पास है, तो इस तरह की जो परिघटनाएं हैं, आपको अभी हमने देखा बड़े स्तर पर
जितिन प्रसाद कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, तो अब ये बिल्कुल कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल परिघटना नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी को इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, लेकिन क्योंकि चुनाव पास में है इसलिए आप देखेंगे कि पूरे 2022 तक, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के इलेक्शन और उसके तुरंत बाद 2022 में गुजरात समेत कुछ और राज्यों के विधानसभा चुनाव आने हैं, तो इस तरह का जो अब ये जो मंचों पर, डिफरेंट पार्टियों के मंचों पर असंतुष्टों का जमावड़ा ये लगातार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोफेसर देवराज सिंह, आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये तो होना ही था? क्योंकि बसपा की जो सिचुएशन हमको नजर आती है, बसपा तो मानो ट्विटर पार्टी हो गई है, ट्विटर से बाहर आना ही नहीं चाहती, ना मायावती, ना उनके तमाम नेतागण, ना उनके तमाम लोग धरातल पर उतरते कभी नजर आते ही नहीं है। क्या ये होना ही था? और इसके पीछे क्या बड़ा कारण क्या देखते हैं? किस एस्पेक्ट में से देखा जाए? देखिए, बीएसपी के अगर इतिहास को देखें, जब बीएसपी जब बनी तो उसका आधार क्या था, सामाजिक आधार क्या था? हाँ। बहुजन समाज पार्टी का आधार जिससे लेके चली थी, हाँ। उसका दलित वोट बैंक था, हाँ। उसके स्लोगन क्या थे, exactly। उसके बाद उसने अपना मजबूत पकड़ बना ली उस समय, हाँ। और 2000 तक उसकी पकड़ मजबूत हो गई दलित वोट बैंक पर, और लेकिन उस स्थिति में एक पूरी तरह से मेजोरिटी में नहीं आ सकती थी बीएसपी। उसने फिर अपनी स्ट्रेटजी बदली। काशीराम जब तक बीएसपी में रहे तब तक बीएसपी के जो सिद्धांत थे और उसकी जो राजनीति थी वो दलितों तक पहुंच रही थी, और यहाँ तक ही नहीं कि बीएसपी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो भी माननीय काशीराम जी की वजह से ही बनी थी। और उस समय 90 से 95-96 के दशक में आप देखें तो हर राज्य में 2-3%, 4% तक वोट जा रहे थे, लेकिन आज की डेट में आप देखें तो 2%, 1%, 0.5% इस तरह से वोट दिख रहे हैं हमें। तो बीएसपी का आधार केवल जो यूपी तक ही सीमित है, और मायावती जी जो देखती हैं बस यूपी तक ही सीमित देखती हैं। रही बात आप जो बदलाव आया है, जब सर्वजन की पार्टी बनी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हाँ। तो 2007 वाला जो इलेक्शन हुआ उसमें आप देखेंगे कि इसका आधार एक साथ बढ़ गया और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टिकट दिया, और बीएसपी उस समय फुल मेजोरिटी में आई पहली बार 2007 में, और उसका वो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला था वो सफल रहा, और उसी फार्मूला की वजह से बीएसपी ऊपर चली गई उसे देखने के लिए, सवर्ण वोट के लिए, लेकिन अपने वोट बैंक से छूटती रही। और उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। 2014 का इलेक्शन आया और उसने जो दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट किया और वो वोट बैंक उधर से सेंध लगी। अब रही बात 2014 के बाद जो इलेक्शन हो रहा है नेशनल लेवल पर या स्टेट पार्टियों में, बीएसपी में बेसिकली इधर की बात करूंगा, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें बहुत बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति से आ गई है, उसके बहुत सारे आधार हैं। तो यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो यहाँ तक उनको अपना वजूद खतरे में दिख रहा है। इसलिए इस हड़बड़ी में इन्होंने गठबंधन भी किए। 2017 में इलेक्शन बीएसपी ने सपा से अलग लड़ा, लेकिन 19 वाला जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने गठबंधन किया। और गठबंधन ये अभी जो आप बता रहे हैं उसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ इसी आधार पर कि किस तरह से वोट ट्रांसफर हुआ, शिफ्ट हुआ बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एक दूसरे। हम देखते हैं कि बीएसपी का जो वोट बैंक है वो नहीं मिला, बीएसपी का भी नहीं गया। तो यहाँ पर नेताओं का गठबंधन था, समाज का जो वोट आधार था उसका कोई गठबंधन ही नहीं था। तो ये जो आधार है, आज भी जो 11 जो मेंबर हैं, जो बात चल रही है 9 मेंबर मिलने जा रहे हैं, तो उसमें वो किस समाज के हैं, उसमें क्या वो दलित हैं या कि वो बैकवर्ड के हैं, उनका सामाजिक आधार क्या है, उनके पास कितना वोट बैंक है, ये बहुत सारे कारण रहेंगे उसको उनसे फायदा होने के नुकसान। तो यहाँ पर उनको अपनी इनसिक्योरिटी है, जो लोग जा रहे हैं जो 9 लोग हैं उनको इनसिक्योरिटी के आगे वाले इलेक्शन में उन्हें जीतना है, तो किस तरह से जीत सकते हैं अपने गणित को फिट करने के लिए। पार्टी में ऐसा गणित उनका फिट नहीं हो रहा है, तो फिर पार्टी तो वहां पर कुछ मिल रहा होगा कि आपका गणित फिट कर देंगे और आपको टिकट मिल जाएगा। ये इस पर आपसे और भी सवाल होंगे, लेकिन रवि पाराशर आपके पास आते हुए आपका विश्लेषण में जानना चाहूंगी, बीएसपी आज जिस सिचुएशन में पहुंच चुकी है, इस हश्र के पीछे उसका क्या कारण आपको नजर आता है, और अब भी आखिरकार आंखें क्यों नहीं खुल पा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सही बात है कि एक समय था जब मायावती एक शक्तिपुंज के तौर पर उभरी थी, वो दौर भी हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पॉलिटिकल अखाड़े में उनका वजूद था, उनका एग्जिस्टेंस था, उनका अस्तित्व था। लेकिन असल में बात यह होती है कि जो कोर मुद्दे आप उठाते हैं
जब उनका लालन पालन पोषण ढंग से नहीं कर पाते तब अक्सर इस तरह की परिदृश्य उभरते हैं। आप याद कीजिए, दलित पॉलिटिक्स के नाम पर उत्तर प्रदेश में मायावती उभरी थी, और अभी लगे हाथ मुझे एक बात याद आ रही है कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब में तो अकाली दल के साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने, चूंकि वहां भी दलित वोट बैंक काफी है पंजाब में, एक सम्मानजनक समझौता किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां उनके रूट्स हैं वहां कोई हलचल खास मायावती के घर में, मायावती के पार्टी दफ्तर में दिखाई नहीं दे रही है। और अभी हमने देखा कि काशीराम के समय से जो जुड़े थे रामअचल राजभर और लाल जी, उनको भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी लॉयलिस्ट जो हैं उन पर भी कोई भरोसा मायावती नहीं कर पा रही। तो इसकी एकमात्र वजह यही है कि जब आप पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तो आपको अपने इश्यूज को बहुत आगे ले जाना चाहिए, पुख्तगी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, तब आप ऐसा करते नहीं है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में ऐसी सबसे ज्यादा सर्विंग मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती का चेहरा है। और इसके बावजूद अगर हम पिछले साल तक के आंकड़े देखते हैं या इस साल के आंकड़े भी देखें तो मायावती की अपनी प्रतिमाएं, हाथियों की करोड़ों अरबों रुपए की प्रतिमाएं हमें लखनऊ और बड़े बड़े शहरों में जरूर। शिल्पा एक मिनट में बात कर लूं। लेकिन जो एक अहम मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में सर पर मैला ढोने वाले लोग आज भी हैं उत्तर प्रदेश के सामाजिक ढांचे में। और अगर मायावती चाहती तो उन 1000-1500 लोगों का अगर उनको अगर सम्मानजनक जिंदगी दिलवा देती तो मुझे लगता है कि इस तरह का एक नौबत नहीं आती और दलित समाज ही उनको आगे लेके जाता। जो एक्सपेरिमेंट बहुजन समाज पार्टी ने किए, ब्राह्मणों को साथ लिया और दूसरी जातियों के लोगों को भी साथ लिया, मुझे लगता है कि उन्हें भी वो अपनी जो मौलिक सोच पार्टी की है उसके साथ जोड़ के रख नहीं पाए। लेकिन गौतम राणे जी, विडंबना की बात तो यही है कि ऐसा हो नहीं पाया, जोड़कर वो रख नहीं पाई और आज देखिए किस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है और अन्य तमाम दल इस बात का जाहिर तौर पर फायदा उठाएंगे ही। नहीं, देखिए, हमने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा, अभी जो सज्जन गिना रहे थे उनकी मूर्तियां और मैला ढोने वालों पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं उनसे सहमत नहीं। इतना गद्दारी उन्होंने नहीं किया है। उनको जो अभी चस्का लगा है पार्टी को टूटने का और पार्टी जो टूट रही है, तो वो चस्का सिर्फ ये लगा है कि आपको याद होगा कि एक बार उसमें महाभारत में एक प्रकरण आया कि धृतराष्ट्र जब बैठे बड़े उदास थे तो उन्होंने विदुर को बुलाया कि आप आओ, जरा कुछ ज्ञान की बात बताओ। तो विदुर ने कहा कि ऐश्वर्य मद पापिष्ठा मदाह पानम दादय ऐश्वर्य मद मत्तो ही नापतित्वा विबुध्यते। इसका मतलब यह है कि इस देश पे, इस दुनिया में कोई भी अगर आपको लत लग जाए तो वो बुरी चीज है, लेकिन जिसको धन का लत लग जाए और ऐश्वर्य का लत लग जाए, हाँ, तो उससे बुरी चीज कोई नहीं होता। हाँ, तो बहन मायावती जी को जो इस समय ऐश्वर्य का लत लग गया, हमने पहले भी बताया था कि अब ये बीएसपी नहीं रह गई, उसका फुल फॉर्म बदल गया है। बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई है। तो बहन जी संपत्ति परियोजना में न नेता की जरूरत पड़ती है, न कार्यकर्ता की जरूरत पड़ती है, वसूली अमीन की जरूरत पड़ती है। जब तक वसूली अमीन अपने टारगेट पूरा करता रहता वो बेहतर रहता है, और जिस दिन टारगेट पूरा करना वो बंद कर देता है तो वो खत्म हो जाता है। और दूसरा भयभीत नेता है, वो डरी हुई नेता है, जो 2019 के गठबंधन का भी आपने जिक्र किया, चूंकि वो डरी हुई थी। जब 93 में एक गठबंधन हुआ था माननीय कांतीराम और मुलायम सिंह जी के बीच में, तो साल भर पहले मीटिंगें शुरू हुई थी। तो जो डिफरेंस समाज में था वो समाज एकजुट हुआ, सामूहिक तौर पे काम किया। और 2019 में आपने देखा होगा कि संयुक्त रैली ही पहली बार 30 मार्च को हुई। तो जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और ज्यादा जो एक सामूहिक रूप से काम करना चाहिए था, वो सामूहिक रूप से काम नहीं किया। इसकी वजह थी कि बहन जी जो है भाजपा के गोद में बैठ करके खेल रही हैं। तब भी खेल रही थी, अब भी खेल रही है। गठबंधन भी उसी आधार पर टूटा और बार बार वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इसके तर्क करती थी। लेकिन इस बार चुनाव इसलिए लड़ा कि दूसरे दल उपचुनाव में भाजपा को हरा ना पाए। ये भाजपा को जिताने के लिए कोशिश करती हैं और 2022 में भी वही करेंगे। चलिए ठीक है। प्रोफेसर देवराज जी, अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हाथी कहीं ना कहीं
थमा हुआ सा, साइकिल तेजी के साथ दौड़ती हुई बीजेपी की अपनी तैयारियां, कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? देखिए क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश में फाइट में नहीं है। अगर आप 1990 से आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है बहुत तीव्र गति से गिरा, लेकिन अभी जो इस समय उसका बना हुआ है वो 7-8% तक है। तो ये जो वोट है कांग्रेस का पार्टी के नाम से है या फिर ये कैंडिडेटों का है जिनको वो टिकट देती है, उनका अपना आधार है। तो ये कांग्रेस अभी फाइट में नहीं आएगी। जहाँ तक बीएसपी की बात है तो बीएसपी का अपना आधार वोट बैंक है। तो बीएसपी, लेकिन उसे जिस तरह से अभी बीएसपी में टूट हो रही है, जो ओबीसी के जो बड़े नेता थे, मुस्लिम जो बड़े नेता थे कम्युनिटी के, माइनॉरिटी के, वो सभी बाहर निकाले जा चुके हैं। तो उसकी भरपाई बीएसपी का जो आधार था केवल दलित वोट बैंक से ही नहीं है, वो भी वोट बैंक यहाँ से छिटक रहा है। क्योंकि जो अभी जिन लोगों को निकाला, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, चाहे राजभर हैं, चाहे ये जो भर है कम्युनिटी जो कास्ट है, जो ओबीसी की जो कैटेगरी है, ये नुकसान किसको हो रहा है? बीएसपी को ही हो रहा है। तो बीएसपी को भी इसमें नुकसान है अभी। तो बीएसपी को भी जिस तरह से, क्योंकि अभी क्या है, समाजवादी पार्टी भी, आरएलडी भी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने बूते पर चुनाव लड़ने के अभी उनमें अपने ऊपर क्षमता नहीं है। वो गठबंधन से ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो ये जो चुनाव अभी गठबंधन का है, और ये वोट कितना शिफ्ट होगा हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि बीएसपी ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। कांग्रेस से भी कर लिया है, सपा से भी कर लिया है, और बीजेपी से भी कर लिया है। लेकिन बीएसपी को वोट नहीं मिलता है, तो बीएसपी ने यह भी समझ लिया है कि वो अपना वोट तो दे देती है लेकिन उसको वोट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बीएसपी को अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सावधानी से बरतनी है। एक सेकंड में मैं अपनी बात कहूंगा, अगर समय मिले तो आप दीजिएगा समय में। शिल्पा जी, हम ये कह रहे थे कि जैसा कि अभी देश राज्य कह रहे थे कि कांग्रेस की वोट ट्रांसफरेबल नहीं है, 96 में नहीं ट्रांसफर हुई, लेकिन 93 में जब बसपा का कांसीराम जी और मुलायम सिंह जी का गठबंधन हुआ तो 100% वोट ट्रांसफरेबल हुए थे, क्योंकि ये जो है नेचुरल एलआई है। बीएसपी और सपा के जो भी वोटर्स हैं वो नेचुरल एलआई है। कांग्रेस के वोटर जो थे अननेचुरल एलआई थे, जिसकी वजह से कांग्रेस के वोट ट्रांसफर नहीं हुए। लेकिन 2019 में वोट ट्रांसफर कराने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि बहन जी भारतीय जनता पार्टी से डरी हुई थी। आपको याद होगा कि आनंद का प्रकरण चल रहा था, 700 करोड़ का ईडी जांच कर रही थी, सीबीआई के जांच के दायरे में आनंद आने वाले थे, जेल जाने वाले थे। आनंद को जेल से बचाने के लिए ही उस आंदोलन को, उस गठबंधन को पूरी ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से ये हश्र हुआ था 2019 में। चलिए ठीक है, आऊंगे आपके पास। कपिल श्रीवास्तव, आपके पास आते हुए, जिस तरह से बगावती तेवर यहाँ पर बीएसपी के विधायक दिखा रहे हैं, आपकी पार्टी में शामिल होने की पूरी इच्छा जता रहे हैं, हालांकि अभी फैसला नहीं लिया गया है, इंतजार में है वो कि अगर एक उनको विधायक मिल जाए तो अपना दल वो अलग बना लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आपके साथ तो लगातार बात चल ही रही है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि आपके साथ उनका विलय हो जाएगा, मिल जाएंगे वो आपकी पार्टी के अंदर। लेकिन ये बताएं कि बीएसपी लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। एक वो भी समय था जब आप दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बुआ और बबुआ एक साथ आए थे, एक साथ आपने जनता की सेवा करने की बात कही थी, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। ऐसे में आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं मिशन 2022 के मद्देनजर, और जो लोग, जो बागी विधायक आपकी पार्टी में आएंगे, उनकी कितनी एक्सेप्टेंसी होगी? यह भी आपके सामने क्या एक चुनौती रहने वाली है कि बाहरी लोगों को अंदर एक्सेप्ट करवाया जाए ताकि अंदरूनी लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। शिल्पा जी, आपके कई प्रश्न हैं, थोड़ा समय दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए 2022 में हम वही चाहते हैं जो हमारे प्रदेश की जनता, और जो जनता है जिस तरीके से वो एक केमिस्ट्री चाहती है, हम वो करना चाहते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए बहन मायावती जी हमारी आज भी अग्रज हैं, ऐसा नहीं है। हम तो बड़ा उनको सम्मान करते हैं हम लोग, और हम लोग ने सम्मान ही किया था 2019 के चुनाव के पूर्व भी। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं तोड़ा है,
समाजवादी पार्टी ने ये गठबंधन नहीं तोड़ा, ये बहन मायावती जी ने एक तरफा गठबंधन तोड़ दिया। और दूसरा ये कि जो उन्होंने आरोप लगाया, जो सिंह साहब हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि वोट नहीं ट्रांसफर हुआ, तो प्रोफेसर साहब पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं कि नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के वोट बसपा को ट्रांसफर हुए, तभी वो 0 से 10 सीटों तक पहुंच सकी, और हम 5 पे थे, हम 5 ही पे रह गए। बसपा के वोट हमें भले ना मिले, उसकी गारंटी हमारे पास नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत शिक्षा के साथ गठबंधन का धर्म निभाया था, और हमने अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि वर्तमान समय में जो उनके पार्टी के अंदर जो खेमेबाजी दिख रही है, या इस तरह की अनुशासनहीनता अगर वो कहती हैं कि मच रही है, तो उसके पीछे तो स्वयं उन लोगों को खुद विचार करना चाहिए। बहुत कुछ तो गौतम जी ने कह दिया, हम उतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात जो हम जरूर कह सकते हैं इस बात को कि देखिए, तमाम महावत मिल करके हाथी चलाते हैं, लेकिन हाथी जब भाजपा के साथ खड़ा होगा तो निश्चित रूप से महावत बिना हाथी के हो जाएंगे। ये तो बीएसपी को सोचना चाहिए, ये तो उनको सोचना है। हमने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया, हम किसी दूसरे के ऊपर समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने आने वाले हैं, कांग्रेस से कितने आने वाले, ना 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 ना। हम अपने कार्यकर्ता पर विश्वास करते हैं। हमने त्रिस्तरीय चुनाव में लड़के दिखाया है और धूल चटा दी है भारतीय जनता पार्टी को। और एमएलसी के चुनाव में काशी क्षेत्र में दोनों सीटें जीतने के बाद हमने धूल चटाया है इनको, इस वजह से इजिली मैनेज कर लेंगे। नहीं, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को तो जनता लाना चाहती है, क्योंकि विकास की जगह विनाश परोस दिया योगी आदित्यनाथ जी। संत जी जो हैं वो राम राज्य की जगह जो है वो लंच राज्य की स्थापना कर दिए, वो आप देखिए मदिरा राज्य की स्थापना कर दिए। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है, जेपी पांडे जी को भी सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एडीआर रिपोर्ट ये पढ़ करके बैठे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी विचारधारा के लोग ही नहीं है। 182 विधायक जो हैं ये तमाम अन्य दलों से गए हैं, 45% जो हैं अन्य दलों के विचारधारा के लोग इनके यहाँ हैं। तो कहाँ इनकी विचारधारा से पार्टी चल रही है? भाजपा तो रही नहीं गई, अब तो ये मोदी की पार्टी हो चुकी है केवल। अच्छा ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। जेपी पांडे जी शिल्पा जी सवाल करिए। सवाल ये है, आरोप बल्कि आप पर लगाया है कपिल श्रीवास्तव ने कि विकास परोसने की बजाय आपने यहाँ जनता के सामने विनाश परोस दिया है, और अब जनता आपको चाहती ही नहीं है, और समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके के साथ आने वाली है। क्या कहेंगे आप? और 2022 के मद्देनजर, इस मिशन के मद्देनजर आप लोग कितने तैयार, कितने मजबूत? देखिए, तैयारी तो हमारी आप भी जानती हैं, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल है जो 24 घंटा साल भर सक्रिय रहता है संगठन के स्तर पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। जहां तक विकास विनाश की बात कर रहे हैं कपीस भाई, तो अगर विकास के इनके प्रतिमान केवल रिवर फ्रंट के हैं या एक्सप्रेसवे के हैं या सैफई परिवार के उत्सव के हैं, तो वो तो हमने नहीं किया है। लेकिन ये गरीबों का प्रदेश है, ये गरीब गांव के एकदम हाशिए पे रहने वाले व्यक्ति को अगर आप जाके देखेंगी तो ये पहली सरकार है जिसकी योजनाओं का लाभ, मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर के अंदर बाल चिकित्सा संस्थान, मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, आप बोले तो मैं नहीं बोला, सुन लीजिए। गोरखपुर के प्राविधिक विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय को अखिलेश यादव ने बनाया। और आप सुन रहे हैं, नहीं गोरखपुर के अंदर की बात बता रहे हैं, जो योगी जी का क्षेत्र है, गोरखपुर के जो नौकायान है सबसे ज्यादा पैसा भारत जो है समाजवादी पार्टी ने दिया। अशफाक उल्ला खान में 200 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी ने दिया। बसपा का सपना था जो समाजवादी पार्टी आगे लेकर के चल रही थी, योगी जी कम से कम उसको रोके नहीं, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी चीज, गोरखपुर के अंदर कम से कम समाजवादी पार्टी ने, आप बताइए मुझे कि समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर के लिए किया कि सफाई के लिए किया? अच्छा ठीक है, आप बताइए। क्या हमारा एक विधायक नहीं, एक एमएलसी नहीं, हमारा मेयर नहीं, हमारा सांसद योगी आदित्यनाथ थे, उस गोरखपुर का विकास अखिलेश यादव जी ने किया है। ठीक है, आपने इतने सारे जो सवाल लगा दिए हैं, आरोप लगा दिए हैं, जरा जवाब ले लेते ना पांडे साहब जल्दी से, उसके बाद अनुज यात्री इंतजार कर रहे हैं सर, जल्दी से प्लीज। अरे कपीस भाई से नहीं, देखिए कपीस भाई 1 मिनट सुन लीजिए, फिर भाषण दीजिएगा, हम सुन लेंगे। मैं ये कह रहा था कि विकास के जो प्रतिमान सपा या दूसरी पार्टियों ने स्थापित किए थे,
केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में हमारा जो विकास है वो अंत्योदय परक है, जो हाशिए का व्यक्ति है। हाँ, मतलब जो गांव का गरीब से गरीब आदमी है उसकी बुनियादी चीजों का ये मजाक उड़ाते हैं। जब हमारा स्वच्छता मिशन चल रहा था और हम गांव की महिलाओं की इज्जत के लिए हम 12.5% महंगाई किधर हो गई है? उड़ाया गया। 100 रुपया पेट्रोल हो गया, 90 रुपया डीजल हो गया, इसीलिए आप अंत तक जाते हैं। नहीं, ये कौन सी डिबेट है? ये या तो इनका भाषण चला दीजिए, हम लोग सुने। डिबेट नहीं है ये। नहीं सर, आपके विकास के दावों के बीच एक पॉइंटेड क्वेश्चन है, 12% की महंगाई दर है, कोई मतलब महंगाई को लेकर। अब ठीक है, ऐसा करिए कि ठीक है, कैसे अंत तक की जाते हैं, कैसे गरीबों तक पहुंच रहे हैं जब आप 12.5% की महंगाई दर दे रहे हैं? ठीक है कपिश जी, सुन लेते हैं जरा, एक बार सुन लेते हैं। पांडे जी, पानी पी लिया हो तो जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए सर, मेरे पास समय ज्यादा है नहीं। नहीं, समय आपके पास नहीं है, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी सरकार की जो विकास की योजना है वो अंत्योदय की है। और उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ भी दीजिए तो बिहार में भी इन्हीं मुद्दों पर हुआ। और दुनिया जानती है कि जिन परियोजनाओं को ये लोग मजाक उड़ाते हैं, वही उज्ज्वला जो एक कंडी मुक्त, मतलब धुएं घुटन से मुक्त करके बहन को गैस कनेक्शन देती है, सौभाग्य जो अंधेरे से मुक्त करके एक बल्ब लटकाता, चाहे सीएफएल का ही हो, या आयुष्मान भारत से उसको स्वास्थ्य का रक्षा कवच दिया जाता, किसान को 2000 रुपया दिया जाता। वो देखने में आपको छोटे लगते हैं, लेकिन गांव गरीब किसान के किसान की बात कर रहे हैं, किसान की सत्ता का आप लोगों से नाराज है सर, आंदोलन के जरिए हमने देख लिया है कि 1 और रुपया समाधान आप लोग निकाल नहीं पा रहे। चलिए ठीक है, अनुजात्रे इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कहां स्टैंड करती है और किस हद तक आप मिशन 2022 के तहत इन तमाम लोगों को, अन्य तमाम दलों को फाइट दे पाएंगे? पानों में तैरती नजर अनुजात्रे, निश्चित तौर पे 2022 का जो चुनाव आने वाला है यूपी बिहार विधानसभा का, अब उत्तर प्रदेश की जनता 3 दशकों से इन तीनों राजनीतिक दलों की सरकार देख चुकी है। सबसे ज्यादा मौका उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लगातार इनकी कई बार सरकार रही, उसके बाद सपा को भी 2-2, 3-3 मौके मिले, बसपा को भी कई मौके मिले, लेकिन जनता अब इनके कुशासन से त्रस्त आ चुकी है और जनता अब कांग्रेस की तरफ देखी, क्योंकि जनता को मालूम है कि अगर विकास की कोई बात करता है और विकास अगर इस देश में और उत्तर प्रदेश में कोई भी हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की दे। इन पार्टियों के आने के बाद अगर जनता आपकी तरफ देख रही है तो आप भी तो जरा जनता की तरफ देखिए ना, धरातल पर उतरिए ना, अपनी तैयारियां दिखाइए ना। देखिए, तैयारी तो हमारी आप हाथ देंगे तभी तो जनता हाथ पकड़ेगी ना सर। शिल्पा जी, आपको हमारी तैयारी नहीं दिखाई देगी, लेकिन जनता हमारी तैयारी देख रही है और जनता के साथ मिलकर तैयारी की जाएगी। अगर जनता की कोई हक की लड़ाई लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है। अगर किसी दलित के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ अगर बलात्कार हुआ है, उत्तर प्रदेश में अपराध का कोई बोलबाल हुआ है, जंगल राज हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई जाकर के लड़ी है। अन्य कोई पार्टी जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? आपकी भावना जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती है सर? 30 साल का सूखा आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों के लिए क्यों बना हुआ है, क्यों बरकरार है? ये बिल्कुल सूखा बना हुआ है और ये 2022 में आपको सूखा नहीं दिखाई देगा। आपके ही चैनल पर बैठ के हम आपको नतीजे दिखा देंगे। कांग्रेस पार्टी अपने बूते पे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाएगी। और चलिए, तमाम दलों के अपने अपने दावे हैं, अब जनता के हाथ छोड़ देते हैं, फैसला जनता को करना है। चलिए ठीक है सर, समय कम है, आप सभी से मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी जल्दी। सबसे पहले गौतम राणे जी, आपका फाइनल कमेंट। दलित चिंतक है आप, बीएसपी की इस हालत के बाद दलितों की चिंता करते हुए आप क्या कहेंगे और आगे 2022 के मद्देनजर आपको कैसे तस्वीर नजर आ रही है? सभी दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की वो हत्या हो रही है और अपने दल में खुद भी लोकतंत्र नहीं रखते। ये वास्तव में लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस तरह से हर पार्टी में सबसे पहले खुद लोकतंत्र होना चाहिए, फिर वो लोकतंत्र के महत्व समझ पाएंगे। इसलिए हम यही चाहेंगे कि सबसे पहले दूसरे से लोकतंत्र की डिमांड करने वाले लोग अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित करो। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट आपका सर, जल्दी से। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी सत्ता परिवर्तन में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है और हम निश्चित रूप से ये कहते हैं कि हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं हम उन्हें लेकर के जाएंगे। हमें अपने अनुशासित कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं पे पूरा गर्व है और भरोसा है इस बात का कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है हमें कम से कम 300 सीटें देगी। हमको दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पार्टी में आस्था रखेगा, नीतियों में विश्वास रखेगा, हमारे नेता में विश्वास रखेगा और बिला शर्त आना चाहेगा, उसका वेलकम। ठीक है, जेपी पांडे, चिंतित तो नहीं है आप कि कहीं
बसपा के बाद अब अगला नंबर आपका ना हो, नहीं नहीं, टूट आपकी पार्टी के अंदर पड़ जाए और आपको पता भी ना लगे। नहीं, उत्तर प्रदेश देखिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जो सपा की जंगल राज वाली व्यवस्था थी उससे मुक्ति दिलाई, और आज योगी राज की जो सरकार है वो निश्चित रूप से जनता उसमें सुरक्षित है, समृद्धि की ओर बढ़ रही है, सबका साथ सबके विकास पे काम हो रहा है। और हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे मजबूत कैडर और जनप्रिय नीतियां हैं। हम किसी जाति वर्ग क्षेत्र के लिए तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाते, इसलिए हमें ये चाहे सब मिल के लड़के देख चुके हैं, अलग अलग लड़के देख चुके हैं। 2014, 17, 19 की पुनरावृत्ति 22 में होगी, भाजपा प्रचंड बहुमत से फिर आएगी। चलिए, दोबारा जनता पर विश्वास करेगी नहीं करेगी, उसके लिए करना होगा 22 का इंतजार। अनुज यात्रे, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए, इन लोगों के दावे और वादे जनता देख चुकी है, 3 दशकों से उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। कई मौके बीएसपी को, समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिए हैं। जनता चाहती है कि अब उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। जो 5 करोड़ बेरोजगार युवा हैं, इन तीनों पार्टियों की सरकारों की देन है। जनता चाहती है कि उस चीज को दूर हो, गरीबी दूर हो, जंगल राज की जो ये बात सब करते हैं, लेकिन सरकार में आते ही सबसे बड़ा जंगल राज और रावण राज देने का काम यही दलों ने किया। तो कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से मुक्त। ठीक है, ये आपका दावा है। चलिए ठीक है, प्रोफेसर देवराज सिंह। देखिए, वोटर बहुत तमाम दलों की बातें आपने सुनी, आज के समय में जो वोटर है वो बहुत सावधान है और वो जानता है कि जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं या दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो उसके आधार पर वोट उस तरह से शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ये एक तो वोटर की जागरूकता है। दूसरा ये है कि इससे कोई ज्यादा बीएसपी को फायदा नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है बीएसपी को? कि बीएसपी हमेशा से इतिहास रहा है कि वो टूटती रही है, और जो लोग टूटे हैं वो कौन लोग हैं? यानी वो उसका दलित वाला विधायक नहीं है जो उसका सॉलिड है। जो लोग आए हैं, आते हैं, जाते हैं, तो चुनाव जीत जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अगर बीएसपी को नुकसान नहीं होने उसी के वाला अंदर है, वोट सपा को नुकसान नहीं होने वाला है, तो नुकसान किसका? इसमें क्या है कि बसपा की बात कर रहा हूँ, बसपा को वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है, नेता जा रहा है। तो नेता जो जा रहा है वो पहले से ही जाते रहे हैं। तो इसका मैं ये कह रहा हूँ कि वोटर बहुत सावधान है, तो वो कितना उसके फायदा होगा, ये जो फायदे की राजनीति जो चल रही है गठबंधन से, वो मैं ये कह रहा हूँ कि वोटर डिसाइड करेगा। ये गठबंधन डिसाइड नहीं कर रहे हैं, पहले हो चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, वोटर्स पर छोड़ देते हैं। रवि पाराशर, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। मैं सहमत हूँ जो अभी कहा। ये जो परिघटना हो रही है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोई बहुत पॉलिटिकल इसका कोई बहुत ज़्यादा मानी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो कमज़ोर होती है तो लोकतंत्र में लोक का नुकसान होता है। कम से कम मायावती जी को अपनी रणनीति बदलते हुए अब सड़क पर तो अपने कार्यकर्ता उतारने चाहिए। बहुत सारे इशू हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर कोई इधर गया, कोई उधर गया, भगदड़ मची रही, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में। जनता को फर्क नहीं पड़ता। जनता को फर्क तब पड़ता है अगर आप जिस भी पार्टी में हो, जनता के लिए काम ना करो। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और समय आने पर फैसला भी ले लेगी। चलिए, इसी के साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।